आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में। बेसिकली यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी देखने को मिल रहा होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर आखिर होता क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन कहता है कि इट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब कि अगर किसी भी कंडक्टर का अगर आप चार्ज बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा उसका पोटेंशियल को भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, ये बात तो आप जानते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला सभी हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला का बात करें तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। ये फॉर्मूला तो आप पढ़े ही हैं। और एक चीज़ देखना है कि ये जो Q बढ़ाएंगे अगर हम, तो हमारा V भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम अगर Q के बारे में बात करते हैं, Q अगर हमारा ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यही बात कहीं ना कहीं कहा गया है, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। इसको हम इस तरह से लिख दिए। मतलब ये कि आप कितना भी चार्ज बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल कितना भी बढ़ जाएगा नहीं। हर एक कंडक्टर का अपना अपना कैपेसिटी होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बोतल है, इस तरह का एक बोतल हम बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा, बोतल बहुत शानदार और अच्छा नहीं बना है। अगर हम बोतल के बारे में बात करें, एक मिनट, फिर से गड़बड़ बना दी हम। अब बोतल हम थोड़ा ठीक बनाएंगे। ये अगर हमारे पास बोतल है और इस बोतल में पानी का जो कैपेसिटी है ये अगर 1 लीटर ही है, तो क्या आप इसमें 5 लीटर पानी भर सकते हैं? क्या नहीं भर सकते। लेकिन अगर आप इस बोतल में, यहाँ पे अगर हम बोतल अच्छे से बनाएं, अगर आप यहाँ बोतल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार का, और ये जो बोतल होगा, इस बोतल में अगर आप पानी का लेवल को बढ़ाते जाइएगा तो पानी का लेवल के साथ पानी का पोटेंशियल भी लगातार बढ़ेगा। इट मीन्स विद द अमाउंट ऑफ वाटर द पोटेंशियल ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। जैसे कि यहाँ पे अगर पानी का लेवल है तो पोटेंशियल कम है, थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट तक जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इस बोतल का अपना एक कैपेसिटी है। ठीक है ना, उस कैपेसिटी है, लेकिन लेवल के साथ हमारा पोटेंशियल तो बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो यहाँ पे चार्ज का बात कर रहे हैं, तो चार्ज बढ़ने के साथ हमारा पोटेंशियल तो बढ़ेगा, लेकिन वो कंडक्टर का कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे कि ये कितना पानी स्टोर कर सकता है बोतल, ठीक उसी प्रकार कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। बस उतना ही तक में हमारा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक है, अब ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जी, देखते हैं। और C का नाम क्या है? हमारा C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, जैसे कि ये है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो C आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। लेकिन एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि SI यूनिट ऑफ ये कैपेसिटेंस होता क्या है। तो अगर हम SI यूनिट के बारे में बात करें कैपेसिटेंस का, तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है फैराड। ठीक है, और इसको आप कैपिटल F के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो हमारे पास C इज इक्वल टू Q बाई V भी होता है। तो इसको कूलम पर वोल्ट भी कहते हैं। या तो आप इसको फैराड बोलिए या फिर कूलम पर वोल्ट बोलिए। फैराड और कूलम पर वोल्ट एक ही चीज़ है, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे एक नया टॉपिक है कैपेसिटेंस का ही। अब जैसे कि अभी हम लोग बात किए मेटल कंडक्टर है जी, ठीक है ना, तो उसका कैपेसिटी होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। उसके कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग कुछ इस प्रकार से होगा, चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस ऑफ एन
आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ये हम लोग यहाँ तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पता चल भी रहा होगा। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बात कर लिए। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे अगर हम एक स्फेयर बनाने का कोशिश करें तो चीज़ों को समझिएगा कि हमारा स्फेयर कैसा होगा कैसा नहीं। ये हमारे पास एक स्फेयर बन के तैयार है, ठीक है, ये हमारा स्फेयर है और इस स्फेयर से, स्फेयर के सेंटर से, ये सेंटर थोड़ा यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा बेसिकली ये सेंटर है। इस सेंटर से लेकर के बाहर तक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख दिए और यहाँ से लेकर के इस जगह तक ये हमारा कुछ ऐसा जाएगा जी, ठीक है। ये एरो कुछ इस तरह से हमने बनाया, ठीक है, और इसको हम इधर से भी बना सकते हैं, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम इस तरह से बना सकते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से बना सकते हैं, और यहाँ से भी बना सकते हैं, ये कुछ ऐसा बन गया, और यहाँ से भी बना सकते हैं। अलग अलग जगह से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझना। और यहाँ से भी बना देते हैं जी, इस जगह से भी बना देते हैं, अलग अलग जगह से एरो निकला है, यहाँ से भी एक एरो हम निकाल देते हैं। अब ये एरो जो है क्या बता रहा है उस चीज़ को समझना कि यहाँ पे स्फेयर के बाहरी क्षेत्र में, ठीक है ना, बाहरी क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो इसका चार्ज हमारा प्लस है, इसका बाहरी क्षेत्र में जो चार्ज है वो हमारा क्या है, प्लस। और इसमें कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, कि ये स्फेरिकल कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज को हम मान लेते हैं ये Q है, ठीक है ना, और किसी भी स्फेयर के सरफेस में कुछ चार्ज Q हो तो उसका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये जो रेडियस होगा दिस विल बी R, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा रेडियस R होगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर विल बी, पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर V विल बी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। और ये पोटेंशियल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, पोटेंशियल का ये वैल्यू आपके सामने है। और हम लोग एक और चीज़ जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो, हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, C कैपेसिटेंस निकालना है तो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, Q इज इक्वल टू C भी पढ़े हैं। और इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो Q होल डिवाइडेड बाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होगा। ये Q कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देयरफॉर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। उम्मीद करते हैं आपको ये जो टॉपिक बताया गया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो पोटेंशियल है इस स्फेयर का, क्योंकि इस स्फेयर का चार्ज Q दिया हुआ है, ठीक है ना, स्फेयर में जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, ठीक है। और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हम लोग ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि हम लोगों का जो स्फेयर चार्ज स्फेयर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं। आप वीडियोस को अगर आप कंटिन्यूस देखते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है इस चीज को समझिए। अब ये कैपेसिटर बनेगा कैसे, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है ये जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, और इस कंडक्टर में हमने चार्ज दे दिया प्लस चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। और इसके जस्ट सामने एक और कंडक्टर हमने बनाया, इसके जस्ट सामने एक और कंडक्टर हमने ड्रॉ किया। अब ये कंडक्टर बनने के बाद ये अगर पॉजिटिव है तो इसके जस्ट ऑपोजिट एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, ये अगर नेगेटिव है तो इसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इधर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि क्या ये कैपेसिटर बना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कैसे। देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव है तो इस जगह पे पॉजिटिव आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस कंडक्टर के अंदर में स्टोर हुआ है? नहीं हुआ है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो तो बाहर निकल जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बाहर निकल गया। मतलब कि इस चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज लीक कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकल जा रहा है कंडक्टर के, इट मीन्स चार्ज लीक कर रहा है। अब इस चार्ज को लीक करने से बचाने के लिए हम लोग एक बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाते हैं। वो तरीका क्या है, इस साइड का जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये कंडक्टर को हम इधर ग्राउंड कर देंगे कुछ इस तरह से। जिसका बेनिफिट क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज, इसको हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। अब होगा क्या, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। अब ग्राउंड करने का बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आप इसको ग्राउंड किए ना, कि जैसे ही आप ग्राउंड करोगे तो क्या होगा कि इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा। जो भी पॉजिटिव डेवलप होगा वो सारा ग्राउंड के थ्रू से नीचे अर्थ में चला जाएगा। तो इस जगह पे कोई भी चार्ज डेवलप होगा ही नहीं। अब यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लीक होगा? नहीं होगा। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फिक्स हो गया। उसका डायरेक्शन एकदम फिक्स्ड है, यहाँ से यहाँ तक कोई लीकेज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का लीकेज नहीं है मतलब कोई चार्ज का लीकेज नहीं है। चार्ज लीक नहीं कर रहा है मतलब कि हमारा चार्ज स्टोर हो रहा है। अगर चार्ज स्टोर हो रहा है तो क्या ये एक कैपेसिटर नहीं है? क्या ये कंडक्टर पैरेलल प्लेट जो है हमारा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं बन गया क्या? यही है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात कर लेते हैं। क्या है जी हमारा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब कैसे, जैसे कि पैरेलल प्लेट क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैपेसिटेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग अभी देख ही रहे थे, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, इसको हम लोग प्लस सिग्मा लिखते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिया ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा हमारा, ये प्लस सिग्मा होगा और यहाँ पे माइनस सिग्मा होगा। ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। बात समझ रहे हैं?
अब कैपेसिटेंस के बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए भी। वेट, ये कुछ हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा जो चार्ज है दिस विल बी प्लस सिग्मा, और यहाँ पे माइनस सिग्मा चार्ज होगा। इस साइड तो चार्ज होगा नहीं। अब देखो इस साइड तो कोई चार्ज हो रहेगा नहीं, ये तो फिक्स है, क्योंकि अभी हम लोग समझ लिए कि ये पार्ट हमारा ग्राउंडेड रहता है। ये पार्ट तो हमारा ग्राउंडेड है, मतलब इधर कोई चार्ज होगा नहीं। तो ये जो नेगेटिव सिग्मा बोला गया है वो इस साइड का ही नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको दिक्कत ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव, और यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव वाला है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा कैपेसिटर बन गया। अब बात ये है कि कैपेसिटर के बारे में हमने सीखा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब चीज़ों को समझिए। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या पैरेलल प्लेट्स है दो, और दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए। और दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक अगर प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा है, तो इसका वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपको जानना होगा। अब ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो सिंगल के लिए होता है, सिर्फ एक के लिए होता है। दोनों के लिए क्या होगा? दोनों के लिए ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, क्योंकि इस प्लेट के कारण हमारा अगर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा, और एक का वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करने पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर का पार्ट आया है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग और भी क्या सीख सकते हैं। अब बात क्या है ना कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं D। क्या कहते हैं? D। और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप देख रहे हैं ना, ये रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं है। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये एक लाइन दिख रहा है आपको, लेकिन ये रियलिटी में कैसा रहता है वो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ना कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का ये रहेगा। अब इसको अगर आप साइड से देखिएगा तो आपको तो सिर्फ एक लाइन ही दिखेगा ना। ये दो प्लेट्स हैं, चीज़ों को समझिएगा। ये दो प्लेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ भी हमारा पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। पूरे प्लेट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, और हम लोग देखते साइड से हैं जिस कारण से, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत तो नहीं? एक पॉजिटिव और इधर से क्या हमारा नेगेटिव। क्लियर है? और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा D है, ये और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? हमारा D है, ठीक है। ये उम्मीद करता है वो क्लियर हो गया होगा। और इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया हो जाता है A। एरिया क्या है हमारा? A। अब बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको पता है। अब अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो वहाँ से V/d लिख सकते हैं, ठीक है ना। V/d लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू ED लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू ED। अगर V इज इक्वल टू ED लिख सकते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो V इज इक्वल टू ED के जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे V नो, हम लोग जानते क्या हैं? हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू C, और V का वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे? सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हो जाएगा Q इज इक्वल टू C। सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D। अब सिग्मा को हम लोग Q बाई A कैसे लिखते हैं ये आपको जानना होगा, क्योंकि हमारा
जो सिग्मा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया लिख दिए, इसीलिए देखिए इस जगह पे सिग्मा के जगह पे Q/A लिखा गया है। ठीक है ना, सिग्मा के जगह पे क्या लिखा गया है, Q/A। ठीक है ना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये Q और ये Q को चांद पे भेज देते हैं। तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे CD डिवाइडेड बाई A/0। ये A/0 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर C विल बी इक्वल टू A/0/D। क्या ये हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला नहीं आ गया क्या? क्या ये कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है क्या? सोच के देखिए तो, क्या ये कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या करते हैं, यही पैरेलल प्लेट में हम लोग कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, कंडक्टिंग स्लैब, और फिर डालेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, एक एक करके डालना स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल प्लेट के केस में तो अंदर में कुछ भी नहीं था, खाली जगह था, हवा था। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड इनसाइड इट। कंडक्टिंग slab is inserted inside it। अब बात है कि इसका क्या होगा जवाब, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। चीज़ों को समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करना है सोचिए। अब है कि कंडक्टिंग स्लैब क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, बड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा कैपेसिटर बना दिए। अब इसके अंदर में हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे। अब बेसिकली ये तो हमको पता ही है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये पार्ट हमारा नेगेटिव हो गया। ये तो आपको पता है ना, ये पता है हमको। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारा कंडक्टिंग स्लैब है, ये कंडक्टिंग स्लैब देख रहे हो। अब कंडक्टिंग स्लैब कुछ इस तरह से हम लोगों ने बनाया। ठीक है, अब क्या है कि इस कंडक्टिंग स्लैब में यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा एज इट इज़, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। आप बोलिएगा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, उसके बारे में भी बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कैसे जीरो हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसका थिकनेस क्या है। इसका थिकनेस है T। इसका थिकनेस क्या है, T। और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दिस इज D, स्मॉल d है ये। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटेंस जो है, मतलब कि कंडक्टिंग स्लैब का क्या है, वो T है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, D है। बात समझ रहे हैं। अगर ये आपको पता चल गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे T और D के बारे में आइडिया हम लोगों को लग गया है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो चीज़ों को समझना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा प्लस सिग्मा होगा, ये तो हमको पता ही है, और ये माइनस सिग्मा होता है, ये भी पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी E, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आगे बढ़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक निकला दिस विल बी E,
और यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टिंग स्लैब होने के कारण होगा क्या कि यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है तो हूबहू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात को समझिए, और जितना नेगेटिव चार्ज इस साइड में आया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे था उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे भी आ गया, तो दोनों जगह का पॉजिटिव चार्ज सेम हो गया। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आएगा। क्या इन दोनों को ये अपोज नहीं करेगा? यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। बात को समझिए, यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, कोई दिक्कत नहीं इस पार्ट में। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रहा है, दोनों ही ई निकल रहा है, तो एक दूसरे को अपोज करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को समझना है कि यहाँ से भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है ना, वो भी हमारा ई होगा, तो देयरफॉर नेट, और यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल ही रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जा ही रहा है, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली जा रहा है, लेकिन इधर का जो अपोज करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कंडक्टिंग स्लैब के अंदर हो रहा है, और कितना अपोज कर रहा है, जितना बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ही अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं आपस में कैंसिल आउट हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो आ गया। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हमारा एज इट इज़ होगा, विच इज़ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमको पता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। अगर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा रहे तो उस केस में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हो गया, यहाँ पे काम खत्म। इसको थोड़ा और सजा के बढ़िया से लिख लेते हैं, ये क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। नाउ पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसको समझिएगा। अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो पोटेंशियल भी विल बी इक्वल टू, ये हमारा ई डी पहले होता था, लेकिन यहाँ पे ई इंटू डी माइनस टी लिखेंगे। अब आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि डी माइनस टी का मतलब ये जो ई आप देख रहे हैं, ये ई यहाँ पे है, ये ई यहाँ पे है। क्या ये ई अंदर है? अंदर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है। तो ई, ये ई और ये ई किस डिस्टेंस में आता है? डी माइनस टी में नहीं आता है क्या? ये अगर टी है, पूरा डी है, तो डी माइनस टी हमारा ये और ये एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ई डी माइनस टी कहते हैं, ठीक है। ई डी माइनस टी अगर हो गया हमारा, इसको प्लस लिखेंगे, ई डैश इंटू टी लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं भी इज इक्वल टू, ई को लिखेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस जीरो इंटू टी। इसको लिख सकते हैं भी इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये हमारा आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग इक्वेशन 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग जानते क्या है, हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू सी भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई इस V का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये V का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये V का वैल्यू क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में D माइनस टी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये तो Q पहले से लिखा गया, नीचे में लिखाएगा हमारा क्या,
Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस टी। ये Q गया चांद पे, और ये जो ए एप्सिलॉन होगा वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो ये ए एप्सिलॉन देख रहे हैं नीचे है, ये तो ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये जो C विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी होगा। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी। क्या लिख रहे हैं? D माइनस टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड इनसाइड इट। कंडक्टिंग स्लैब जब इंसर्ट किया जाएगा उस समय का ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब डाल दिए, अब डालेंगे क्या? अब डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलिए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर या फिर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, when dielectric slab is inserted inside it. Dielectric slab is inserted inside it. ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या वैल्यू होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या कैपेसिटेंस आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करेंगे। पिछले बार में आपने देखा कि कंडक्टिंग स्लैब के केस में कि जितना हमारा चार्ज प्लेट पे था उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फर्स्ट फेस ऑफ द प्लेट पे आया, फिर सेकेंड फेस पे पॉजिटिव ही आ गया, जिस कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो गया। और ये बात हम लोग जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होता है, ठीक ना। कंडक्टर कोई भी अगर चार्ज के सामने अगर हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर का जो चार्ज होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता चल भी गया किस तरह से रखा गया था, वो आपको क्लियर भी है। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ये एक और ये एक, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इनसाइड इट। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम इंसर्ट करने के बारे में बात करें तो उस समय देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। अब बात ये है कि ये पार्ट तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये तो हमको पता है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक बात तय था, जब हमारा कंडक्टिंग स्लैब था तो यहाँ पे जितना नेगेटिव था इक्वल एंड ऑपोजिट था, लेकिन यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, ये हमारा एक तरह का इंसुलेटर है। तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उससे कम चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। उतना पॉजिटिव नहीं आएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव यहाँ नहीं आएगा, उससे कम आएगा। मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत कम आने वाला है। यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज आया, अगर यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज आया तो इस साइड में कम पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम आया है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा ई नॉट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने वाला ई था, यहाँ से यहाँ तक जाने वाला ई था। अब ई नॉट है तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है वो हमारा क्या हो जाएगा, खुद से सोचो। ये हमारा ई नॉट लिखने से बेटर रहेगा ई पी लिखेंगे, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये हमारा ई माइनस ई पी नहीं हो जाएगा क्या? मतलब कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ई डैश इज इक्वल टू ई
बाई के, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहाँ पे के जो है वो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के हमारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और उम्मीद करते हैं इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। के हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो गया और इसका वैल्यू है ई डैश ई बाई के। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, ये भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बात करेंगे तो ई डैश विल बी इक्वल टू ई बाई के, ये हमको पता है, इसको इक्वेशन 1 भी मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा ई है वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो ई का वैल्यू है एज इट इज़, ई इज इक्वल टू, हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे और ई का वैल्यू को लिख लेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी 2। इसका थिकनेस हमारा टी था, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी डी नहीं टी था, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ये हमारा डी था, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब किस तरह से बिहेव करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें कि हमारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, वो ध्यान से देखिएगा। अगर हम पोटेंशियल भी का बात करें तो ये हमारा E इंटू डी माइनस टी होगा, फिर प्लस E डैश इंटू टी होगा। बात को समझिए, ठीक है ना, मतलब कि ये कि इसके अंदर का जो हमारा E डैश का वैल्यू है, ये E डैश, ये हमारा अंदर का बात हो रहा है, तो E डैश इज इक्वल टू ई बाई के। ठीक है, और ये जो E है, ये जो E आप देख रहे हैं, ये बाहर की बात है, तो यहाँ और यहाँ का जो डिस्टेंस का बात करें तो ये हमारा डी माइनस टी है, और ये अंदर की बात करेंगे तो ये सिर्फ टी है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, तो ई डैश इंटू टी किए हैं, तो जिस डिस्टेंस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये इतना डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई इंटू डी माइनस टी, और इतना डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है तो हमारा ई डैश इंटू टी। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे v इज इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी होता है, प्लस ई डैश को हम लोग ई बाई के लिख सकते हैं इंटू टी, और यहाँ पे v इज इक्वल टू ई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी बाई के आएगा, और हम लोग v इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 2 तक लिए थे, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, और C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, और Q का जो वैल्यू है वो हम लोग Q तो Q ही रहेगा, V को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q एप्सिलॉन नॉट बाई A। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो ए एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का वैल्यू हमारा ये है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस जगह पे जो भी वैल्यू लिखा गया है इसको ठीक से सॉल्व करना है। ये हमारा डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी सी विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, पहला तो क्यू को भेज दो चांद पे, डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए
एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा जो कैपेसिटेंस आया है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इनसाइड इट। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पूरा लेक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह का और भी वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ कमेंट कीजिए अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, अगर आपको कुछ भी समस्या हो रहा है, उस समस्या को आपको कमेंट के द्वारा बताना है, उस समस्या का तुरंत समाधान निकलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।